एक एडू के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है बेटा। मैं अभिषेक सिंह, एमटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे बेटा हम लोग। सर्कल के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। बहुत सारी चीज़ें आज पढ़ने को है। आज थोड़ा सा लेक्चर लेंदी होगा बेटा, ज़्यादा देर तक भी पढ़ाएंगे और बहुत सारे कंसेप्ट सिखाएंगे। आज की क्लास में सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो बेटा ऐड होते हैं और एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा। सर्कल के बारे में सारी प्रॉपर्टीज जानना, सर्कल के न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ उनकी फॉर्म्स देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें यार। आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा अभी तक के लेक्चर्स में। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सर्कल के बारे में हम तुम्हें सारी चीज़ें बता रहे थे, तो सर्कल आगे से हेडिंग फिर से डाल लो बेटा। सर्कल हेडिंग डालने के बाद ध्यान से सुनना बेटा। अब ध्यान से सुनना, जितना लेक्चर कल पढ़ाया था अगर उतना आता होगा तो आज का सारा लेक्चर समझ में आएगा बेटा। अब हमने तुमसे बोला कि कल पिछले लेक्चर में सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज बेटा बताई हुई थी, और आज जो है उसी प्रॉपर्टीज से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं आगे। अगली प्रॉपर्टी लिख लेना बेटा सर्कल की। मान लो कोई एक सर्कल है, अगर हम इस सर्कल का ये सेंटर है बेटा, तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचे बेटा, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई सर्कल पर। अब अगर हम तुमसे बोले कि इसकी नॉर्मल क्या होगी, तो तुम बोलोगे सर जो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, किस पॉइंट पर टेंजेंट खींचा गया बेटा, इस पॉइंट P पर। तो जब तुम नॉर्मल खींच रहे होगे ना, तो याद रखना बेटा ये नॉर्मल जो है वो 100% सर्कल के सेंटर से पास करेगी। ये मान लो सेंटर, सर्कल का सेंटर इधर ना मान करके बेटा किधर मान लेना, ये व्हाइट वाला सेंटर मान लेना। बात समझ में आ गई होगी बेटा। अगर हम तुमसे बोले कि जो सर्कल का नॉर्मल होता है वो 100% सेंटर से पास करता है, सर्कल का नॉर्मल जो है वो 100% सेंटर से पास करेगा बेटा। और अगर वो सेंटर से पास करेगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कभी कभी बेटा नॉर्मल की इक्वेशन निकालने को आ जाएगा, तो तुम समझते होगे बेटा ये पॉइंट P तुम्हें गिवन होगा जिसपे टेंजेंट निकाली होगी। तो कुछ बच्चे तो बेटा टेंजेंट की इक्वेशन से नॉर्मल की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर जब तुम टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लोगे तो टेंजेंट का स्लोप पता है, टेंजेंट की इक्वेशन हमने निकालना बता दिया था तुम्हें पिछली क्लास में। तो जैसे ही तुम्हें टेंजेंट का स्लोप पता चल गया, तुमने नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया बेटा, -1/m हो गया। तो एक तो ये चीज कि तुम -1/m स्लोप ले लो और ये पॉइंट पता है, इक्वेशन निकाल लो। और दूसरा तुम डायरेक्ट यूज कर सकते थे इस प्रॉपर्टी का यूज करके, क्योंकि नॉर्मल है सर्कल का तो 100% सेंटर से पास करेगा। तो सर्कल के सेंटर पता है हमें क्योंकि सर्कल की इक्वेशन पता है, और ये पॉइंट पता है, तो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लो, वो भी वही आएगी बेटा। तो ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आनी चाहिए। तो ये थी पहली बेटा आज की पहली प्रॉपर्टी। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी भी सुन लेना, बेहद इंपॉर्टेंट। सेकंड प्रॉपर्टी भी, अगर हमने मान लो तुमसे बोला कि ये कोई हमारे पास सर्कल है और हमने बेटा इसके किसी पॉइंट P पर एक टेंजेंट खींचा। अच्छा, उसी पॉइंट से हमने एक कॉर्ड बेटा PA खींच दी। क्या खींच दी बेटा? एक कॉर्ड खींच दी PA। अच्छा, अब हम तुमसे बोले कि ये कॉर्ड जो है बेटा, वो जितना एंगल सरकमफेरेंस के किसी पॉइंट पर बनाएगी, अगर मान लो थीटा बनाती है तो 100% ये वाला एंगल भी थीटा होगा। ये भी प्रॉपर्टी तुम्हें लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए बेटा। बहुत क्वेश्चनों में इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम लोग। क्या थी प्रॉपर्टी, फिर से बोलो बेटा। अगर किसी पॉइंट P पर हमने टेंजेंट खींची, उसी पॉइंट P से हमने अगर एक कॉर्ड खींच दी सर्कल पे, तो कॉर्ड जो है सरकमफेरेंस पे वही एंगल बनाएगी जो कॉर्ड बेटा इस टेंजेंट के साथ एंगल बना रही है। इस टेंजेंट के साथ जितना एंगल बना रही है, मतलब ये थीटा। मतलब अल्टरनेट वाले सेगमेंट जो होंगे वो इक्वल एंगल पे होंगे। मतलब अगर ये मान लो ये एंगल है तो इसके अल्टरनेट वाला आर कौन सा, ये वाला। अच्छा, अगर हमने ये वाला एंगल लिया होता इसी चीज में, अगर हमने ये वाला एंगल लिया होता, मान लो अगर हम तुमसे बोलते हैं कि मान लो ये जो कॉर्ड है बेटा वो इसके साथ टेंजेंट के साथ मान लो बेटा ये जो एंगल है, तो वो कितना हो गया बेटा, मान लो अल्फा हो गया। अगर वो अल्फा का एंगल बना रही है तो यही कॉर्ड जो इस सरकमफेरेंस पे माइनर आर्क वाले पे अगर तुम एंगल देखोगे तो वो भी अल्फा होगा। बात समझ में आ रही है कि दोनों चीजें एक ही लिखी है बेटा, दोनों चीजें एक ही लिखी है। तो ये बात तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। हाँ, कोई बच्चा कहेगा सर इसका प्रूफ क्या है, तो प्रूफ बेटा बेहद आसान। बेहद आसान कैसे, मान लो अगर इसका प्रूफ देना हो तुम्हें कि यही एंगल बराबर होते हैं, इस चीज का प्रूफ देना हो, तो हम तुमसे ऐसा कह सकते हैं, देखो ये हमारे पास
एक सर्कल है, हमने बोला कि चलो इस पॉइंट पर तुमने क्या खींच दिया बेटा, टेंजेंट खींच दिया। हमने बोला ये तुम्हारे पास कॉर्ड हो गई, पीए कॉर्ड हो गई तुम्हारे पास। अच्छा ये सर्कल के सेंटर थे, ये सर्कल के सेंटर थे। अच्छा अब अगर हम तुमसे बोले कि बताना बेटा, यहां से हमने इस वाले कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाला, तो अगर परपेंडिकुलर डालोगे तो 100% ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी। अच्छा ये एंगल अगर तुमने थीटा माना है, ये एंगल अगर तुमने थीटा माना है बेटा, ये वाला एंगल, तो 100% ये अगर थीटा है तो ये वाला तो 90 है बेटा, सभी को दिख रहा होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो ये वाला बचा वाला कितना हो गया, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये वाला बेटा थीटा हो गया। ये अगर थीटा हो गया तो ये वाला भी थीटा हो गया। बात समझ में आ रही होगी बेटा, ये अगर थीटा हो गया तो ये वाला भी थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। प्रूफ कर दिया हमने। अगर सेंटर पे 2 थीटा का एंगल बना रहा है तो 100% सरकमफ्रेंस पे कहीं ना कहीं थीटा का एंगल बनेगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखी थी। ठीक, इतनी कहानी सबको समझ में आ गई कि बेटा यहीं से हमने प्रूफ भी कर दिया। अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख देना। मैं एक्चुअली में डिस्टेंस थोड़ी ज्यादा है बेटा, तो कमेंट सबके नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ कुछ बच्चों के कमेंट पढ़ता रहूंगा, बीच बीच में जाके देख लूंगा, जहां प्रॉब्लम होगी वो फिर से पॉइंट डिस्कशन कर दूंगा। लेकिन बेटा लगे रहना, तुमसे फिर कह रहा हूं, कमिटमेंट है बेटा मेरा। एडवांस का एक भी क्वेश्चन अगर इस थ्योरी के बाहर आ जाए या इस लेक्चर के बाहर आ जाए, जितने मैंने तुम्हें कोऑर्डिनेट में कराया, कोऑर्डिनेट ये सोचा, मैंने दिल से सोचा कि कोऑर्डिनेट को इस बार सबसे ढंग से पढ़ाऊंगा, तुम्हारे सामने रखूंगा बेटा, ताकि कोऑर्डिनेट वाले क्वेश्चनों में दिक्कत ना आए। पिछली बार मेरे 2 स्टूडेंट्स के बेटा मेंस में 120 में से 120 मार्क्स थे, मतलब 100 में से 100 आए बेटा, मतलब विद अभी 1-2 दिन में बेटा वीडियोस भी आ जाएंगी उसके सामने। तो 100 में से 100 मार्क्स अगर उसके आ सकते हैं बेटा, तो बाकी के कहाँ गलत हुए, बाकी के 90 क्यों रह गए, क्योंकि उनकी कोऑर्डिनेट वीक थी, शायद इसलिए रह गए। कोऑर्डिनेट पे हमने पिछले साल इतना फोकस भी नहीं किया था, कैलकुलस पे लगे रहते, अलजेब्रा पे लगे रहते, ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा करा दी थी, वेक्टर 3D पे ज्यादा करा दिया था फोकस। तो कोऑर्डिनेट का बच्चा क्वेश्चन गलत कराया, तो वो चीज हमें रियली दिल से हर्ट हुई है कि कोऑर्डिनेट के चक्कर में अगर 100 में से 100 मार्क्स नहीं आ रहे तो कोऑर्डिनेट में ही प्रॉब्लम हुई। और एक के साथ नहीं, ऐसे मैंने 10 बच्चों को देखा बेटा जिनके 89, 86, 85 है, तो वो कोऑर्डिनेट में ही गलतियां हुई उनसे। तो उन्हीं से बात करने के बाद इस बार लगा नहीं, सारा फोकस कोऑर्डिनेट पे देंगे बेटा। तो कोऑर्डिनेट की वीडियोस प्लीज ध्यान से देखो, हर चीज बताऊंगा, छोटी से छोटी भी। खैर, तो ये 2 प्रूफ हो गया बेटा तुम्हारे सामने। इसका प्रूफ हो गया कि अगर ये एंगल थीटा है तो अल्टरनेट आर्क पे जो एंगल बनेगा वो भी थीटा होगा। इतनी बात सबको समझ में आती होगी बेटा। तो 2 प्रॉपर्टीज हो गई, चाहो तो नोट डाउन कर लो बेटा, चाहो तो नोट डाउन कर लो ना, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये सब। अच्छा अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं बेटा। इसी के आगे एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। अगर हम तुमसे बोले, सुनना, एक सर्कल है हमारे पास, अगर हम तुमसे बोले कि इस P पॉइंट से हमने कई सारे सेगमेंट बनाए बेटा, इससे कई सारी कॉर्ड खींच दी, तो इनफाइनाइट कॉर्ड खींची जा सकती है। सभी को समझ में आ रहा होगा बेटा, इनफाइनाइट कॉर्ड P पॉइंट से पास हो सकती है। ठीक, P पॉइंट से इनफाइनाइट कॉर्ड पास हो सकती है। लेकिन अगर हम तुमसे ये बोले कि अगर मान लो ये हमारे पास सर्कल का सेंटर है C, ठीक, हमने तुमसे बोला कि वो वाली कौन सी कॉर्ड होगी जो इस सेंटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर हो। वो वाली कॉर्ड बताओ बेटा जो इस सेंटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर हो। तो तुम एक काम कर सकते हो बेटा, सुनना, अगर ये A नाम दे दे ना, इसका B दे दे, इसका C दे दे, इसका D दे दे, इसका E दे दे, इसका F दे दे। अब हम तुमसे बोले, तुम्हें एक प्रॉपर्टी तो हमने कल भी बताई थी कि तुम्हें पता होगा बेटा, सेगमेंट का जो मल्टीप्लाई होता है PA इंटू PF, ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा, PB इंटू PE, सॉरी, देखो, PA इंटू PF इज इक्वल टू PB इंटू PE। अच्छा यही चीज बेटा किसके बराबर हो जाएगी, तो तुम बोलोगे सर PC इंटू PD। ये तो कल भी प्रॉपर्टी डिस्कशन करा था बेटा। अच्छा अब अगर हम तुमसे बोले कि अगर तुमने मान लो सेंटर से बेटा परपेंडिकुलर डाला और मान लो वो इस कॉर्ड को बेटा बाइसेक्ट करती है, किसको, CD वाली को, ये इसको बाइसेक्ट करती है, तो 100% जो CD कॉर्ड है ना बेटा, वो सेंटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होगी, सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर। क्यों, बात समझ में आती होगी बेटा। जैसे अगर हम यहां पर परपेंडिकुलर डालते तो बताना बेटा, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, अलग पेन से दिखा दे रहा हूं बेटा, जैसे ये रेड वाली जो डिस्टेंस है,
ये रेड वाली, ये वाली बेटा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये रेड वाली, ये 100% ज्यादा है बेटा ये दूसरी वाली ब्लू वाली से ना, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा, ऐसा फिगर में भी तुम्हें दिख रहा होगा और होनी भी चाहिए बेटा। तो सिर्फ और सिर्फ एक कॉर्ड ऐसी होती है जो सबसे ज्यादा सेंटर से डिस्टेंस पर होती है, और वो कॉर्ड कौन सी होती है? वो कॉर्ड वो वाली होती है जिससे हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला है और उसको बाइसेक्ट कर रही हो बेटा। ये पॉइंट था P, सभी को पता है। तो PD अगर PC के बराबर हो गया तो ये जो बेटा DC कॉर्ड है ना, CD कॉर्ड है, वो 100% सबसे ज्यादा डिस्टेंस पर होगी सेंटर से। ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना, ये भी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहां तो PC और PD इक्वल है बेटा, PC और PD इक्वल है। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर डाला है, अगर ये परपेंडिकुलर होगी तभी ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस में रहेगी। तो इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो PC स्क्वायर। आ गई होगी बेटा बात समझ में। ये थी थर्ड प्रॉपर्टी आज की। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं बेटा, बुक्स में नहीं मिलेंगी तुम्हें, फिर बता रहा हूं ये सब बातें बुक्स में लिखी हुई नहीं मिलेंगी बेटा। ये सब न्यूमेरिकल्स करे हैं जो एडवांस में आए आज तक। हम, मेरा खुद का 9 साल का एक्सपीरियंस कि जो जो क्वेश्चन छोटे से छोटा क्वेश्चन एडवांस में आया होगा उनमें इन प्रॉपर्टी का यूज हुआ होगा बेटा, और बच्चे वही फंस जाते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता कि CD कॉर्ड जो है वो सेंटर से सबसे ज्यादा डिस्टेंस वाली कॉर्ड है और वो सिर्फ और सिर्फ सर्कल में एक सिंगल होती है बेटा। तो PA इंटू PF जो था बेटा वो PB इंटू PE इज इक्वल टू PC इंटू PD, और ये PC स्क्वायर के बराबर था। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी थी बेटा। फोर्थ वन, जल्दी से फोर्थ प्रॉपर्टी सुन लो बेटा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, ध्यान से सुनना बेटा, ये सब छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में यूज होंगी। फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है हमारी कि मान लो अगर हमने तुमसे बोला कि 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, 2 पॉइंट से, मान लो 2 पॉइंट है तुम्हारे पास, पॉइंट A एंड पॉइंट B, तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं, 2 पॉइंट से तो इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं बेटा, ऐसा सर्कल भी पास कर सकता, देखो ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, 2 पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास कर सकते हैं। लेकिन इन सब में सबसे छोटा वाला सर्कल कौन सा होगा? सबसे छोटा तो वो वाला सर्कल होगा बेटा जिसमें AB जो है, जो 2 पॉइंट है A और B, वो डायमीटर का काम करे। किसका काम करे बेटा? डायमीटर का। तो ये जो डायमीटर का काम करेगा AB, वो वाला जब हम लोग सर्कल ड्रॉ करेंगे बेटा तो वो सबसे छोटा सर्कल होगा। ये भी प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, तो धीरे धीरे करके एक एक करके बेटा सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते, फिर बहुत सारी चीजें तुम्हें सीखने को सर्कल में मिल जाएंगी। हर छोटी बात का ध्यान रखा है बेटा इस बार मैंने कि वो चीज बताऊं तुम्हें। अच्छा, फिफ्थ प्रॉपर्टी सुन लेना बेटा। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सुनना ध्यान से। आज की फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमने तुमसे बोला बेटा कि मान लो कोई अपन लोग के पास एक सर्कल है और हमने तुमसे बोला इस P पॉइंट से हमें टेंजेंट डालनी है, तो तुम्हें पता है सिमेट्री के हिसाब से बेटा एक बाहर अगर कोई पॉइंट है तो उससे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट डाल सकते हैं। तो हमने 2 टेंजेंट डाल दी बेटा, एक डाल दी PA और एक डाल दी PB। और कल भी हमने तुमसे एक इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी बेटा कि PA की वैल्यू PB के बराबर होगी, मतलब लेंथ ऑफ टेंजेंट जो होती है वो इक्वल होती है, सिमेट्री कहती है बेटा ये चीज। अच्छा, PA जो है वो PB के इक्वल है। अच्छा, A और B जो है बेटा वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। क्या कहलाएंगे A और B? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और ये जो बेटा AB जो तुम लाइन खींचोगे ना, AB लाइन, ये कहलाएगी बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। याद रखना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ये छोटा सा नाम है, धीरे धीरे बेटा हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये नाम क्या कहलाएगा बेटा? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस बात को भी याद रखना, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बेटा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कौन सी लाइन होती है बेटा? जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिलकर के बनती है। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट थे, इसको अगर तुम मिलाओगे तो ये जो लाइन कहलाएगी वो कहलाएगी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अच्छा, ये तो बेटा हमारे पास 5वीं प्रॉपर्टी हो गई। छठी प्रॉपर्टी सर्कल की लास्ट प्रॉपर्टी, जो मुझे जहां तक याद है कल भी 10-12 बता दी थी बेटा, आज भी 5-6 बता दी, वो भी सुन लो बेटा। 6th प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर सर्कल से मान लो कोई एक कॉर्ड अल्फा डिस्टेंस पर है, मान लो ये वाली कॉर्ड अल्फा डिस्टेंस पर है और दूसरी कॉर्ड भी बेटा अल्फा डिस्टेंस पर है, दूसरी कॉर्ड भी CD कॉर्ड भी अल्फा डिस्टेंस पर थी, अगर दोनों कॉर्ड सेंटर से सेम डिस्टेंस पर है तो 100% वो सेंटर के साथ सेम एंगल ही जनरेट करेंगे बेटा। अगर ये 2 थीटा करेगा तो ये भी 2 थीटा ही करेगी। समझना बेटा, ये एंगल और ये एंगल जो होगा वो सेम होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। तो आ गई होगी बेटा ये भी बात समझ में कि अगर मान लो 2 कॉर्ड है जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर है तो वो सेंटर पर बेटा सेम एंगल को जनरेट करेंगी। ठीक, अब आते हैं बेटा सर्कल चैप्टर की मेन थ्योरी पर। अब तुम्हें सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं, इससे ज्यादा प्रॉपर्टी आएंगी नहीं बेटा, इतनी याद होनी चाहिए मैक्सिमम। तो अब
अगर हमने तुम्हें देखो सर्कल के बारे में क्या क्या बता दिया था, अगर सेंटर बेटा अगर h कॉमा k है और इसकी रेडियस r है तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, पॉइंट P मान लोगे सर्कल के ऊपर, उसके कोऑर्डिनेट मान लोगे x कॉमा y और सर्कल की इक्वेशन तुरंत लिख दोगे। बेटा कैसे लिखोगे, तुम्हें पता है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस r है तो तुम लिखोगे x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अरे रूट होता है तो रूट r के बराबर होगा, स्क्वायर कर दोगे तो r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो ये आ गई बेटा सर्कल की इक्वेशन। कई बार छोटे छोटे क्वेश्चन हम तुम्हें करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कुछ बच्चे बैठे बेटा वो एनसीईआरटी का भी मुंह देख रहे होंगे कि नहीं सर तो एनसीईआरटी भी कराएंगे, तो बेटा एनसीईआरटी तुम खुद कर ले जाओगे यार, एक बार अटेम्प्ट करना, बड़ी आसान एनसीईआरटी। अगर हम तुमसे बोले कि मान लो सर्कल, एक तुम्हें सर्कल की इक्वेशन दी x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो हम अगर तुमसे पूछे ये किसकी इक्वेशन है तो तुम तुरंत बोल दोगे सर ये एक सर्कल है। अगर ये सर्कल है तो इसके सेंटर बताओ बेटा, तो तुम सेंटर बोल दोगे सर -3,5। अब एक कंपेयर कर दो, h और k की वैल्यू निकाल लो बेटा। यहां पर सेंटर h और k थे तो यहां पर क्या हो जाएंगे -3 और 5, और रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी 5, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर लिखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन खैर एनसीईआरटी में भी तुम्हें पहले दूसरे नंबर पे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे बेटा। अच्छा दूसरा क्वेश्चन इसी का, इस टाइप का क्वेश्चन भी बेटा लोग पूछ लेते हैं कि मान लो कभी जैसे ये लिखा हो 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब तुमसे बोला कि बताओ ये किसकी इक्वेशन है, तो तुम, और अगर ये सर्कल है तो इसकी बेटा हमें सेंटर निकालने हैं और इसकी आर निकालनी है बेटा। तो सेंटर और बेटा रेडियस निकालने के लिए तुम क्या काम करोगे, तुमने बोला सर क्योंकि देखो यहां पर x का कोफिशिएंट 1 होता है, यहां पे भी x का कोफिशिएंट 1 होता है, तो तुम एक काम करो बेटा 2 का स्क्वायर यानी 2 बाहर ले लो बेटा। 2 जैसे ही बाहर लोगे तो 4 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, अंदर बच जाएगा बेटा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 36। 4 तुमने क्योंकि कॉमन लिया हुआ था बेटा तो 4 दोनों से कॉमन लेके काट दो, तो 4 को कॉमन लेकर के उधर ले जाओ, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अब तो सेंटर आसानी से लिख सकते हो बेटा, सेंटर हो गया हाफ कॉमा 3 और बेटा रेडियस तुम आसानी से लिख सकते हो, रेडियस हो गई 3। बात समझ में आ रही होगी बेटा, आर स्क्वायर से कंपेयर कर दिया यार। अच्छा कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो कभी लिखा है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तुमसे बोला गया बेटा कि जल्दी से अगर ये सर्कल है, अगर है तो इसकी रेडियस और सेंटर बताओ। तो तुमने बेटा देखते ही क्वेश्चन को बोला सर ये तो 100% सर्कल ही नहीं है, नॉट अ सर्कल बेटा, ये कोई सर्कल की इक्वेशन नहीं लिखी है। क्यों नहीं लिखी है, जैसे ही तुम यहां से 2 कॉमन लोगे बेटा तो यहां तो 4 आ जाएगा बाहर, तो ये बच जाएगा बेटा x माइनस हाफ, और यहां से 3 जैसे ही बाहर लोगे बेटा तो आ जाएगा 9, और यहां आ जाएगा y माइनस 1/3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तुम बेटा यहां से x स्क्वायर का कोफिशिएंट और y स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो कभी 1 नहीं हो सकता, वो कभी 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब 100% ये सर्कल नहीं बना रहा है, 100% ये सर्कल नहीं बना रहा है। इतनी बात भी सबको समझ में आती होगी बेटा। तो इट इज नॉट अ सर्कल, ये सर्कल ही नहीं है बेटा, ये सर्कल ही नहीं है, तो इसको सर्कल मत मानने की कोशिश करना। तो अब नेक्स्ट, अगर हमने तुमसे बोल दिया कि ये सर्कल की इक्वेशन है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तुमने बोला सर ये एक सर्कल है। थोड़ा बेटा आज स्पीड से पढ़ाऊंगा, स्पीड से इसलिए सिर्फ पढ़ाऊंगा ताकि सिलेबस जो है वो कम समय में पूरा कर पाऊं, तो तुम्हें स्पीड पे भरे रहना होगा बेटा। जो चीज नहीं समझ में आएगी वो दोबारा रिपीट करके सुन लेना, अपने आप समझ में आएगी, हर चीज का रीजन दूंगा। हमने बोला इसको ओपन कर दो बेटा, जैसे तुमने ओपन करा तो तुमने बोला कि सर ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखे या फिर ऐसे लिखे बेटा, ये पहले भी बता चुके हैं तुम्हें, या फिर ऐसे लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिखे बेटा। और अगर हम तुमसे अब बोले कि बताना बेटा 2g की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 2g की वैल्यू, तो तुम बोलोगे सर माइनस 2h के। 2f की वैल्यू किसके बराबर आ गई, तो तुम बोलोगे सर माइनस 2k के। अच्छा आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया, या c बेटा किसके बराबर हो गया, तो तुम बोलोगे सर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। देख लो एक बार देख लेना बेटा। देखो इतनी बात आ गई, अब कंपेयर करो बेटा, कंपेयर करते तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। देखो ये 2g है, यहां माइनस 2h था तो 2g माइनस 2h के बराबर आ गया। इससे
h की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, माइनस जी के। इससे k की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस एफ के। और तुम्हें यहां से कंपेयर करके बताओ बेटा कि जो आर स्क्वायर होगा, जो सी होगा, सी वो किसके बराबर होगा, वो होगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर के। तो जल्दी से बेटा एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो जी और एफ के टर्म में बताओ, तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहां से तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि जो रेडियस आई वो आई अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब इसमें कई सारे केस बन सकते हैं बेटा, अब इसमें कई सारे केस बन सकते हैं। कौन कौन से केस बन सकते हैं, तो ध्यान देना बेटा। पहला केस ये कि अगर मान लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जो आए वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, केस नंबर 1। तो अगर जब भी ये वाला केस बन गया कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो आ गया, इसका मतलब कि रेडियस जो है वो पॉजिटिव है बेटा, रेडियस जो है वो पॉजिटिव और होनी भी चाहिए थी बेटा। तो ऐसे तो इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सर्कल हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी हो जाए, जीरो आ जाए, तो सिर्फ उसको पॉइंट सर्कल बोलोगे बेटा। जीरो आने का मतलब रेडियस जीरो हो गई, मतलब तुमने सर्कल को इतना 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 बेंड कर दिया कि वो जाकर के एक पॉइंट सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसको केवल एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, इसको इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। इनफाइनाइट पॉइंट इस सर्कल पे लाई कर सकते हैं, इस सर्कल पे केवल एक पॉइंट लाई करेगा। अच्छा, तीसरा वाला केस कि अगर मान लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी निगेटिव आ गया, तो इसको हम बोलते हैं बेटा इमेजिनरी सर्कल है। देयर सच अ नो रियल सर्कल फॉर एक्स एंड वाई, कोई भी रियल एक्स और वाई सर्कल के लिए नहीं बना है बेटा। तो ये तीन बातें समझ में आती होंगी बेटा। रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, तो इनफाइनाइट पॉइंट इस सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। अगर हम तुमसे बोले कि एक सर्कल है, अगर हम तुमसे बोले बेटा कि एक सर्कल है और अगर इसकी रेडियस की वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको इनफाइनाइट पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे बेटा। देखो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहे होंगे। लेकिन अगर मान लो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जीरो, इसका मतलब सिर्फ एक पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। और निगेटिव है तो कोई भी ऐसा सच पॉइंट नहीं होगा जो इस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा, मतलब सर्कल इज इमेजिनरी। इतनी कहानी भी सबको समझ में आती होगी बेटा। वेरी गुड, ये पार्ट इसलिए थोड़ा जल्दी पढ़ा दिया, ये पढ़ा चुके हैं बेटा। अच्छा, अब आते हैं बेटा, देखो एक 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन तुम्हारे सामने लिखता हूं बेटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन है बेटा। कभी भी 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन देखोगे तो उसमें एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक्स वाई वाला टर्म होगा, एक्स वाला टर्म होगा, वाई वाला टर्म होगा और कांस्टेंट होगा। सॉरी बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी यार। लगातार क्लास होने के कारण बेटा थोड़ा सा कभी कभी हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है। तो आज सुबह से ही क्लास है 7 बजे से ही, और अब फ्री हुआ हूं तो क्योंकि तुमसे प्रॉमिस कर रखा है कि आज थोड़ी लेंथी क्लास दूंगा, तो 1.5 घंटे की ये भी नॉन स्टॉप क्लास चलेगी बेटा, ठीक है। तो अब मैंने तुमसे ये बोला कि ये एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन है। 2 डिग्री, अरे 2 लीनियर इक्वेशन का मल्टीप्लाई करा बेटा तो ये इक्वेशन जनरेट हुई। तो अगर ये 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन है और ये बेटा सर्कल कब बनाएगी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन टू फॉर्म अ सर्कल। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो तुम्हें पता है बेटा, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर है बेटा, वो दोनों 100% बराबर होने चाहिए। पहली बात तो ये कि a जो है वो b के बराबर होना चाहिए, ये पहला केस। और दूसरा बेटा साथ ही साथ एक्स वाई तो देखो सर्कल की इक्वेशन में आता नहीं है। सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो अभी तुमने देखी बेटा। सर्कल की इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्म की होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई वाला टर्म नहीं था बेटा, तो जो एक्स वाई वाला टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है उसको तुम्हें 0 करना पड़ेगा। तो कई बार छोटे एग्जाम में, क्योंकि जरूरी नहीं बेटा कि मेंस और एडवांस की तैयारी करवा रहे हैं हम तो छोटा एग्जाम भूल जाए, छोटे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी वो पूछ ही लेता है बेटा। कैसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, जैसे अगर हमने तुमसे बोला इधर देखना बेटा, एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास, बहुत बार एग्जाम में आता था बेटा, जब यूपीटीयू का एग्जाम होता है, AIEEE का होता था पहले, जो कि अब मेंस में बदल गया बेटा, बिट्स का होता था, VIT का होता था ना, इंद्रप्रस्थ के कॉलेज स्कूल्स होते थे, कॉलेजेस होते थे, उनका जब होता था तब वो ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते थे बेटा कि मान लो कभी लिखा है लैम्डा माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस 2, या चलो प्लस 2 ही लिख लो, 5 लैम्डा प्लस 2 प्लस 3 म्यू माइनस 6 इंटू एक्स वाई
-5x -3y + 2 = 0। ये सर्कल बना रहा है तो लैम्डा और म्यू की वैल्यू बताओ। अगर ये कर्व सर्कल को डिफाइन कर रहा है तो लैम्डा और म्यू बताना है बेटा। तो बात समझ में आ रही होगी बेटा, लैम्डा और म्यू बताना है तो तुम्हें पता है सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि a जो है वो b के बराबर होना चाहिए। यहाँ y² लिखा होगा बेटा, a जो है वो b के बराबर होना चाहिए। तो लैम्डा -2 को तुमने 5 लैम्डा + 2 के बराबर कर दिया और तुम्हें पता है बेटा यहाँ से लैम्डा आ गया बेटा। और तुम्हें पता है कि xy का जो कोफिशिएंट था वो 100% 0 होना चाहिए। तो 3 म्यू -6 को तुमने 0 कर दिया, म्यू की वैल्यू 2 निकाल ली बेटा। तो म्यू आ गया, लैम्डा आ गया, यही तुम्हारे ऑप्शन में कहीं ना कहीं पड़ा होगा। तो देख लेना बेटा, इस टाइप का भी तुम्हें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बात भी तुम्हें पता होनी चाहिए कि अगर एक क्वाड्रेटिक अगर एक 2 डिग्री कर्व है तो 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन एक सर्कल को रिप्रेजेंट कब करेगी, जब कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y² ये दोनों इक्वल होंगे और h की वैल्यू 0 होगी, h की वैल्यू 0 होगी। बहुत कुछ है आज सीखने के लिए बेटा, ये सब बहुत आसान है। आज मैं रियलिटी बहुत कुछ सिखाने वाला हूं बेटा, तो थोड़ा स्पीड में यार। अच्छा, फिर हमने तुमसे बोला कि मान लो एक सर्कल है हमारे पास, जो कि एक सर्कल एक जनरल सर्कल है बेटा, ठीक, एक जनरल सर्कल है ये अपन लोग के पास। तो ये सर्कल तुम देख रहोगे बेटा कि ये जो सर्कल है वो है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। इसी टाइप की फॉर्म होती है बेटा सर्कल की। अब हमने तुमसे बोला कि x एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट क्या है, तो तुम बोलोगे सर वो AB है। अच्छा, y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट क्या है, तो तुम बोलोगे सर वो CD है। तो हमें AB और CD की वैल्यू निकालनी है बेटा, AB की लेंथ निकालनी है और CD की लेंथ निकालनी है, दोनों लेंथ निकालनी है। जबकि केवल तुम्हें सर्कल की इक्वेशन गिवन है, केवल तुम्हें क्या गिवन है बेटा, सर्कल की इक्वेशन। तो तुम्हें लेंथ ऑफ AB चाहिए और लेंथ ऑफ CD चाहिए, x एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट चाहिए और y एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट चाहिए। तो कई मेथड है बेटा, चलो यूज कर लेते हैं। एक दो मेथड मैं बता देता हूं ताकि तुम्हारा दिमाग थोड़ा खोले बेटा। तो एक मेथड तो यही है बेटा कि अगर हमें सेंटर के इसकी सर्कल की इक्वेशन पता है तो हमें यह भी पता है इससे कि इसके सेंटर जो हो गए वो हो गए -g, -f, और जो रेडियस हो गई बेटा वो हो गई r = √g² + f² - c, g² + f² - c। बात सभी को समझ में आ रही होगी बेटा। अरे अगर जनरल इक्वेशन लिखी है सर्कल की तो ये इसके सेंटर होते हैं बेटा, ये इसकी r होती है, रेडियस होती है। बात पे कई बार फोकस कर चुके हैं यार। तो अगर मान लो, अगर हमने तुमसे बोला बेटा ये सर्कल के सेंटर है, चलो O मान लो सर्कल के सेंटर, तो तुम्हें पता है कि ये वाली डिस्टेंस 100% -g होगी और ये वाली डिस्टेंस 100% -f होगी। तो एक काम करो, -f डिस्टेंस है तो मॉड लिख लेते हैं, मॉड लिखते हैं, मतलब ये डिस्टेंस तो तुम्हें पता है ये है -f, ये है -f। अच्छा, क्योंकि सेंटर से बेटा कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो 100% अगर ये परपेंडिकुलर है तो 100% AM जो होगा वो MB के बराबर होगा। ये भी बात हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, AM जो होगा वो MB के बराबर होगा। तो मतलब ये वाली जो लेंथ होगी वो इस वाली लेंथ के बराबर होगी। अच्छा, AB कितना होगा, AB, तो AB हमें निकालना था, AB हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AM, 2 टाइम्स ऑफ AM। और मेरे ख्याल से यार पाइथागोरस तो सभी को पता है, तुम्हें ये वाली लेंथ तो पता ही है बेटा, ये है R ना, ये है R, रेडियस ही तो है बेटा। तो अब एक काम कर सकते हो, तुम AM निकाल सकते हो। तो AM क्या हो जाएगा बेटा, AM वाली लेंथ, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो इतनी कहानी भी सबको समझ में आती होगी बेटा। तो अगर हम तुमसे बोले कि 2 टाइम्स ऑफ AM है ना, तो तुम एक काम करो, AM निकाल लो बेटा और डबल कर दो तो AB आ जाएगा। तो AM कैसे निकालोगे, तो AM के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, अंडर रूट R² माइनस, देखो ना, R² माइनस f²। बात सभी को समझ में आ रही होगी बेटा। अरे इसका स्क्वायर में से अगर इसका स्क्वायर घटा दोगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो AM निकालना तो √R² माइनस f²। अच्छा, R² की वैल्यू सभी को पता है बेटा क्या होती है, R² बराबर क्या होता है, g² + f² - c। देखो ना, यहां से स्क्वायर करो तो R² बराबर क्या हो जाएगा, g² + f² - c। यहां पे रख दो बेटा, तो g² + f² - c माइनस f² हो गया। तो तुम्हें यहां से कट के समझ में आ गया कि जो लेंथ आई y बेटा 2 × √g² - c, मतलब जो AB लेंथ आएगी ना, AB लेंथ, आज के बाद से याद रखोगे बेटा, इतनी लेंथ, ये पिंक वाली लेंथ ना, ये AB लेंथ कितनी आएगी बेटा, तो लेंथ ऑफ AB कितनी आएगी, 2 × √g² - c। तो ये बात सभी को समझ में आ गई होगी बेटा। तो ये देखो प्रॉपर्टी का यूज करके ही बेटा हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।
अच्छा, कुछ बच्चे आप कहेंगे सर अगर ए बी की लेंथ आ गई तो सी डी की लेंथ तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमेट्री से, तो हम बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हो बेटा, 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये वाली लेंथ हो गई 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो कुछ बच्चे ऐसे अटेम्प्ट करते हैं, कुछ ऐसे भी अटेम्प्ट कर लेते हैं बेटा, कुछ कहते हैं कि नहीं सर एक तरीका और है हमारे पास, तो हम बोलेंगे बताओ बेटा। तो वो कहते हैं कि सर देखिए आपने एक सर्कल बनाया था, हमने बोला हाँ, आपने बोला कि आपको एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट चाहिए था, हमने बोला बिल्कुल चाहिए था बेटा। एक काम कर लो, सुनना, इसको तुम खुद ही अटेम्प्ट कर सकते हो बेटा, हिंट हम तुम्हें दे दे रहे हैं कि अगर मान लो हमने तुमसे बोला कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट चाहिए, ठीक, मान लो ये हमारे पास सर्कल है, ठीक, हमें ए बी की लेंथ चाहिए थी और हमें सी डी की लेंथ चाहिए थी, ए बी चाहिए था और सी डी चाहिए था, एक निकाल देते, दूसरा तुम ऑटोमेटिक वैसे निकाल लोगे सिमेट्री के हिसाब से, सिमेट्री के हिसाब से। तो तुम एक काम करो बेटा, तुम्हें पता है कि इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तुम बोलोगे हाँ सर है 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हमने तुमसे बोला तुम एक काम करो बेटा, तुम्हें a और b के कोऑर्डिनेट तो पता है बेटा कि इसका y कोऑर्डिनेट 100% 0 होगा, a और b क्योंकि x एक्सिस के पॉइंट है तो इनका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तुमने बोला बिल्कुल होगा सर। तो तुम एक काम करो y बराबर 0 डाल दो, और y बराबर जैसे ही तुम 0 डालोगे बेटा तो ये तुम्हें x में क्वाड्रेटिक मिली, x में क्वाड्रेटिक मिल गई बेटा। तो अगर जैसे ही तुम्हें x में क्वाड्रेटिक मिली तो तुम समझ गए इसके दो रूट होंगे, एक होगा x1 और दूसरा होगा x2। x1 जो छोटा वाला होगा बेटा वो इसको डिफाइन कर रहा होगा, x2 जो होगा वो इसको डिफाइन कर रहा होगा। तो x2 में से x1 को घटा दो या मॉड ऑफ x1 माइनस x2 ले लो, मॉड ले लो बेटा सबसे सीधा। तो जैसे ही अगर तुम मान लो अगर दो रूट आएंगे, एक x1 आएगा, दोनों रूट निकाल सकते हो बेटा, तुम दोनों रूट निकाल सकते हो। तो ये वाला डिस्टेंस जो एक रूट आएगा बेटा वो x1 आएगा, दूसरा रूट आएगा जो x2 आएगा। तो ये वाली लेंथ हो गई x2, ये वाली लेंथ हो गई x1। तुम x2 में से x1 घटाओगे तो ये वाली डिस्टेंस AB आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ AB क्या हो जाएगा बेटा, वो आ जाएगा बराबर आ जाएगा बेटा डिफरेंस ऑफ x1 माइनस x2, डिफरेंस ऑफ x1 माइनस x2। अच्छा, तो लोग एक तो इसमें भी दो तरीके मतलब हो सकते हैं यूज। तुम चाहो तो कि x1 x2 की वैल्यू निकाल लो, x1 x2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a बेटा। एक तो ये तरीका, तो जैसे ही x1 x2 निकाल लिया, x1 एक प्लस वाला ले लेना और x2 माइनस वाला लेना। x1 प्लस वाला क्यों लिया बेटा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, वैल्यू कम हो गई, कम वाली वैल्यू x1 को डिफाइन करेगी। और माइनस वाला लोगे अगर तो माइनस माइनस ऐड हो जाएगी, वैल्यू बड़ी हो जाएगी बेटा, माइनस माइनस ऐड होता है बेटा, तो बड़ी हो गई तो x2 मान लोगे बेटा। फिर उसके बाद x2 में से x1 को सेपरेट कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो AB की लेंथ हो गई। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका, मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग बेटा कॉनिक सेक्शन पढ़ रहे हो तो मुझे उम्मीद ऐसी है कि तुमने क्वाड्रेटिक पढ़ी होगी बेटा। तो क्वाड्रेटिक में तुमने ये भी काम किया होगा बेटा, जो डिफरेंस ऑफ रूट होता है ना, डिफरेंस ऑफ रूट, वो सभी को याद होगा, अंडर रूट डी बाई ए का मॉडुलस होता है, अंडर रूट डी बाई ए का मॉडुलस होता है। नहीं याद है तो बेटा याद कर लेना, अंडर रूट डी बाई ए होता है। तो सभी को पता है अंडर रूट डी कितना हो जाएगा बेटा, तो हम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इससे थोड़ा लेंथी पड़ेगा। अंडर रूट डी कितना होगा, डी होगा बेटा बी स्क्वायर, तो 4g स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन ए कितना हो गया बेटा 1 हो गया। तो जैसे ही 4 को कॉमन लोगे तो देखो वही फॉर्मूला आ गया, 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो यही डिफरेंस ही तो हमारे पास बेटा लेंथ ऑफ ए बी था, तो ए बी की लेंथ आ गई 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो जैसे ही ए बी आ गया बेटा तो तुम्हें ये भी बात समझ में आ गई, अगर ए बी 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी है तो ये वाली लेंथ जो आएगी बेटा प्रॉपर्टी के हिसाब से सी डी लेंथ, जो सी डी लेंथ आएगी बेटा वो आएगी 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये थोड़ा लेंथी खींच गया बेटा, यहीं तक रखना सी तक ही, ठीक। तो या फिर रफ कर देता हूं ताकि तुम्हें इन फ्यूचर दिक्कत ना हो कि सर ने लेंथी को बना दिया इतना। खैर बात समझ में आ गई कि बेटा ये जो सी डी लेंथ आई ना, इतनी लेंथ, ये हो गई 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। उसी प्रोसेस में बेटा तुम भी कर सकते हो कि अब इसमें x बराबर 0 डाल दोगे तो ये वाली लाइन आ जाएगी, मतलब इस वाली लेंथ आ जाएगी, ये वाली लेंथ आ जाएगी। तो खैर इतनी बात सभी को क्लियर होती होगी। फिर इसमें केस बन सकते हैं बेटा, फिर इसमें केस बन सकते हैं। क्या केस बन सकता है, देखो अगर जी स्क्वायर माइनस सी अगर पॉजिटिव है, जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है तो 100% बेटा पॉजिटिव है तो कुछ ना कुछ तो इंटरसेप्ट की वैल्यू मिलेगी। तो मतलब जो है ग्राफ वो 100% x से कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट, सर्कल का जो सर्कल है बेटा वो x एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट करेगा। तो ऐसा जो सर्कल होगा, समझ रहे होगे बेटा कि अगर मान लो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है
तो उसका ऐसे कई सारे सर्कल हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, देखो जी स्क्वायर माइनस सी पॉजिटिव है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अभी हमें एफ स्क्वायर माइनस सी के बारे में कंडीशन नहीं पता, केवल जी स्क्वायर माइनस सी के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसा सर्कल भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही होगी बेटा यार। तो जब जब जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू पॉजिटिव होगी मतलब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कट हो रहा होगा, तो ये दो केसेस बन सकते हैं बेटा। लेकिन अगर जी स्क्वायर माइनस सी जीरो है तो 100% तुम समझ गए होगे बेटा जीरो कब हो सकती है, इंटरसेप्ट की लेंथ जो है वो जीरो है, मतलब अब ए और बी एक ही पॉइंट पर आ गए होंगे तभी तो लेंथ जीरो आ रही होगी बेटा, ये ओवरलैप कर गए होंगे, तो इसका मतलब 100% जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करके जा रहा होगा। बात समझ में आती होगी यार, सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करके जाता होगा। तो फिर से ये एक टाइप का स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने आया, जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू जीरो है तो इंटरसेप्ट जीरो है, इंटरसेप्ट जीरो है तो इसका मतलब सर्कल को टच करके जा रहा है। अच्छा अगर लेकिन अगर जी स्क्वायर माइनस सी निगेटिव आ गया, तो निगेटिव आ गया तो समझ रहोगे यार, ना तो वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट कर ही नहीं रहा बेटा, इंटरसेप्ट नहीं कट कर रहा, तो या तो वो पूरा का पूरा ऊपर होगा या वो पूरा का पूरा नीचे हो सकता है यार, वो एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये तीन केस इसमें भी बन सकते हैं। कई बार आईटी ने क्वेश्चन पूछा बेटा, बहुत बार, तो एक क्वेश्चन हम तुम्हारे सामने रखते हैं और देखते हैं कि आईटी किस हिसाब के क्वेश्चन पूछती है। बीच में कभी एक एडवांस का एक क्वेश्चन आया बेटा ना, और एक एग्जाम में पहले भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, तो हम तुम्हें फिर से बता देते हैं बेटा कि जैसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने हमने दिया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब तुमसे ये बोला गया बेटा कि इसके बारे में बताओ, अच्छा सब कुछ बताओ इसके बारे में, तो चलो सब कुछ देख लेते हैं बेटा इसके बारे में। तो तुम्हें बेटा कंपेयर करोगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सारी चीजें बता रहे हैं बेटा हम इसके बारे में। देखो इसको अगर हम लोग देखें तो कैसा देख सकते हैं, सुनना, क्योंकि कोई क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल सब करेंगे, सारे करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी तो सीखो यार, इससे छोटी छोटी बेसिक प्रॉब्लम सीखोगे नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इससे कंपेयर कर दो यार। जैसे तुमने कंपेयर करा, तुमने बोला सर 2g जो है वो 4 के बराबर आ रहा है, तो g जो है वो 2 के बराबर आ रहा है, सेंटर होते हैं माइनस जी कॉमा माइनस f, तो माइनस जी हो गया बेटा -2। अच्छा ठीक है, 2f जो है बेटा वो 100% 20 के बराबर आ रहा है, तो f जो है वो 10 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब माइनस f जो है वो -10 के बराबर आ रहा है। बिल्कुल सही बात बेटा। अच्छा एक चीज और देखो बेटा कि तुम्हें पता है कि लेंथ ऑफ ए बी एक्स एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट वो होता है 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी। तो तुमने वो निकालने की कोशिश करी, जी स्क्वायर था बेटा 4 माइनस सी था 10, यानी आ गया 2 इंटू अंडर रूट -6। ठीक, अच्छा लेंथ ऑफ सी डी निकालो जरा, लेंथ ऑफ सी डी, तो वाई एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट तो होगा 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। अच्छा एफ स्क्वायर कितना था बेटा, तो सभी को पता है बेटा एफ था 10, तो एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, एफ स्क्वायर हो जाएगा 100 और माइनस सी था यानी 10 हो गया बेटा, माइनस सी था यानी 10 हो गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा बेटा 2√90 हो गया। इसका मतलब 100% ये वाई एक्सिस से तो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस से कोई इंटरसेप्ट नहीं कट कर रहा है बेटा। क्यों, क्योंकि वैल्यू निगेटिव आई है, सब रूट के अंदर निगेटिव आ गया बेटा। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाने चलो ना, इस सर्कल को ड्रॉ करने चलो एक्स वाई प्लेन पे, तो 100% ऐसा ही ड्रॉ करोगे बेटा। सेंटर तो देखो -2 और -10 आए, -2 -10 काफी नीचे होगा बेटा, सेंटर यहां आ गए -2 -10, और ये वाई एक्सिस के साथ तो इंटरसेप्ट कट करेगा, लेकिन एक्स एक्सिस को ना टच करेगा ना कट करेगा, ना टच करेगा ना कट करेगा। उसका रीजन ये है बेटा, उसका रीजन ये है कि ये ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना कट कर रहा है, मतलब देयर एग्जिस्ट नो एज सर्कल, नो सच एज अ सर्कल दैट कट द एक्स एक्सिस। तो इतनी बात भी समझ में आती होगी बेटा। तो इसका मतलब अगर हमारे पास, हमने तुमसे बोला कि ये सर्कल ऐसा बन गया, तो सभी बात समझ में आती होगी यार, क्योंकि y इंटरसेप्ट की तो वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है बेटा, लेकिन x की नहीं आ रही है। क्योंकि x की इसलिए नहीं आ रही क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव आ रहा है। हाँ ये कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर जनरेट कर दे रहा है बेटा। तो ये भी तुम्हें कहानी पता होनी चाहिए। खैर बहुत सारी चीजें सीखने को यार, बहुत सारी नई नई चीजें आज तुम्हें सिखाएंगे बिल्कुल। तो ये सब कहानी एक एक करके बेटा तुम समझ रहे होगे यार, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। तो यहाँ पे देख लो बेटा, हेडिंग डाल लेना इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। तो एक्स एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट कितना होता है 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, और वाई एक्सिस से कटा हुआ इंटरसेप्ट कितना होता है 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये है बेटा 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन।
2 डिग्री कर्व की इक्वेशन कब सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी, कब ये सर्कल बनाएगी, जब a b के बराबर होगा और h की वैल्यू 0 होगी, तभी सर्कल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा।